नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच। मैं हूं कृतिका और न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इम्पैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन क्या मिलता है एकदम अलग अंदाज, फिर चाहे वो देश हो या दुनिया की खबर, राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था या फिर हो आम आदमी से जुड़ी खबर। खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और सबसे पहले टॉप लाइंस में बात करेंगे पहली और प्रमुख खबर की, जिसकी चर्चा इस समय हर ओर हो रही है। जी हां, फंस गए खेड़ा। पवन खेड़ा की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो एक बार फिर से इस समय कहीं ना कहीं कई सारे दाव पेचों में इस समय फंस गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उनकी राहत जो उन्हें मिली हुई थी कोर्ट से वो खत्म हो गई, बताएंगे इसके बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से जुड़ी, जहां मुश्किल में है इस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, क्योंकि उनके घर पर पहुंची ईडी। तो ऐसे में आखिर कहां पर ईडी ने रेड मारी है वो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त काफी उम्मीदें हैं, काफी आस है। लेकिन ये आस आखिर किससे है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो तनावपूर्ण हालात हैं उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। लेकिन ट्रंप को आखिर किससे उम्मीदें हैं वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, आम लोग भी अब टेक्नोलॉजी और रिसर्च की जो भाषा है उसे बड़े आसानी से समझ सकेंगे। आखिर आसानी से क्यों समझ सकेंगे और ऐसा कौन सा टूल है, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर जहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस समय कानूनी मोर्चे पर पूरी तरह से घिरते जा रहे हैं और अब मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। यानी फिलहाल पवन खेड़ा को मिली राहत पर ब्रेक लग चुका है और असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाया है। दरअसल इस दौरान कोर्ट ने यह साफ कहा कि क्षेत्राधिकार यानी जुरिडिक्शन का सवाल बेहद गंभीर है और इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए। फिलहाल पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया गया है और 3 हफ्तों का समय दिया गया है। लेकिन वहीं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि असम की अदालत जाने का रास्ता खुला हुआ है। यानी अब जो पूरी कानूनी लड़ाई का अगला पड़ाव है वो होगी असम की अदालत। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कानूनी पेच में फंसे पवन खेड़ा। तो जी हां, आपको बता दें कि पवन खेड़ा जो है उस समय कानूनी दावपेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी, जो राहत उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से मिली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया। आज इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तब ये आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। और असम सरकार की याचिका थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए और एक्शन ये लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। असम सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के पास अधिकार नहीं है, तो वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। और अब पवन खेड़ा के पास में कितना समय है? 3 हफ्तों का। और 3 हफ्ते के अंदर पवन खेड़ा को जवाब देना होगा, जहां असम कोर्ट जाने का हालांकि फिलहाल पवन खेड़ा के पास में रास्ता खुला हुआ है, वो असम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर वहां फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारा आदेश जो है वो बाधा नहीं बनेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर ये सुनवाई हुई है और असम सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पवन खेड़ा की तरफ से की गई थी। उनके 3 पासपोर्ट की बात कही गई थी। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप उनकी पत्नी पर लगाए थे। मुख्यमंत्री की पत्नी पर, रिनिकी भुयान शर्मा पर ये बड़े आरोप लगाए गए। फेक पासपोर्ट रखने का ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। यूएई, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के 3 पासपोर्ट रखने का ये आरोप लगाया था। लेकिन जिसके बाद में जब इस पूरे मामले में जांच हुई तो पाया गया कि जो पासपोर्ट थे वो जबरदस्ती बनाए गए थे एआई टूल का इस्तेमाल करके। हिमंता के हलफनामे में पूरा ये दावा किया गया और इसके बाद में असम पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर के मामला उससे पहले ही पवन खेड़ा ने कोर्ट का रुख किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
विकास, अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत मिली हुई थी पवन खेड़ा को, अभी तक उस राहत पर तो स्टे लगाया और उस राहत को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही पवन खेड़ा को दिया गया 3 हफ्ते का समय। बिल्कुल, देखिए उनको जो राहत, अगर आप वैसे भी देखें, जो हाई कोर्ट से मिली भी थी वो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं थी। उनको एक एंटिसिपेटरी बेल एक तय समय के लिए दी गई थी। हालांकि उसको भी जब असम गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें यहाँ पर जो मुख्य तौर पर सामने आई, वो ये कि जो सबसे बड़ी आपत्ति थी असम सरकार को, वो ये थी कि ज्यूरिसडिक्शन का मामला सीधे सीधे बनता है। अगर उनको कोई राहत चाहिए थी तो वो असम के ज्यूरिसडिक्शन में आकर के कोई एंटिसिपेटरी बेल लेते तो बात समझ में आती थी। इसको लेकर के आपत्ति ये भी उठाई गई असम सरकार की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, कि अगर ये परिपाटी चालू रही तो कोई भी आरोपी कभी गिरफ्तार ही नहीं होगा, क्योंकि अगर पवन खेड़ा का कोई वहां का एड्रेस होता, स्थायी या अस्थायी तौर पर भी कोई उनका पता होता, तो ये माना जा सकता था कि ज्यूरिसडिक्शन बनता है। लेकिन उनका ऐसा कोई वहां से सरोकार नहीं है जिस हाई कोर्ट में जाकर के, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के उन्होंने ये रिलीफ लिया। कोर्ट भी इस बात से सहमत दिखा और इसीलिए कोर्ट ने जो उनको राहत मिली थी उस पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब पवन खेड़ा को नए सिरे से असम हाई कोर्ट में जाकर के एंटिसिपेटरी बेल लेनी होगी, वरना उन पर गिरफ्तारी का जो संकट पहले मंडरा रहा था वो आगे भी मंडराता रहे। इसके साथ ही विकास, आपसे जो पूरा मामला रहा ये वो भी जानना चाहेंगे, जिससे कि हमारे दर्शक बेहद आसानी से समझ पाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, आप जैसा बता रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन खेड़ा ने और उसमें काफी गंभीर आरोप लगाए थे 3 पासपोर्ट रखने का। उसको लेकर के अब मामला इसमें 2-3 तरीके बनते हैं। इसमें पहला ये कि जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर की पत्नी है, वो सिविल क्रिमिनल डिफेमेशन तो फाइल कर ही सकती है, उनके पास ये विकल्प तो है ही। दूसरा जो डॉक्यूमेंट जैसा फोर्ज बता रही है, जो असम सीएम बता रहे हैं कि जाली दस्तावेज हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। और इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट को ये बताया गया कि जो कार्रवाई की जा रही है पवन खेड़ा के खिलाफ, यानी जो शिकायत दर्ज की गई है जिन सेक्शंस में, उनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में हाई कोर्ट को एंटिसिपेटरी बिल देते समय वैसे भी और सचेत रहने की जरूरत थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन सारी दलीलों से सहमत दिखा और जो राहत उनको मिली थी, जो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल मिली थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है और गिरफ्तारी का संकट अब पवन खेड़ा के ऊपर पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विकास, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और अब देखना होगा कि आगे 3 हफ्ते का समय, क्योंकि फिलहाल पवन खेड़ा के पास में है, और अब आगे वो क्या कदम उठाते हैं और कब तक असम अदालत का वो रुख करते हैं। फिलहाल शुक्रिया विकास। तो सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से जो आरोप लगाए गए हैं उनको मैं खारिज करता हूं। दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत राजनीतिक रूप से प्रेरित ये पूरा झूठ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज पंच में बुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल की, जो हाल ही में काफी चर्चा में आए थे जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया था। और अब एक बार फिर से वो चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण ईडी है। ईडी की रेड आज पड़ी है। जी हाँ, ईडी की टीम ने सुबह सुबह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अशोक मित्तल के घर, उनका ऑफिस और उनका जो व्यवसायिक ठिकाने हैं उन पर आज छापा मारा। अब इसमें अशोक मित्तल के अलावा उनके बेटे से जुड़े जो ठिकाने हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ईडी की टीमें दस्तावेज और जो वित्तीय लेन देन है उससे जुड़े हुए तमाम रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाले जा रहे हैं ताकि फंड फ्लो और संभावित अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। आखिर कहां पर ईडी ने छापा मारा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुश्किलों में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। तो जी हां, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है वो इस समय कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने छापा मारा है। कुल जगह पर अगर हम देखे जाए तो कुल 10 जगह है, जिसमें खास तौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन 3 जगह पर जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी जो जगह है उन पर ये छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं अशोक मित्तल और फेमा के कथित उल्लंघन में ये पूरी छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। आज सुबह सुबह ही ईडी की टीम वहां कई सारी जगह पर पहुंचती है एक साथ और ये छापेमारी की गई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की डिप्टी लीडर है इस समय अशोक मित्तल और राघव चड्ढा की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि राघव चड्ढा की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी जब दी गई तो उस वक्त उसको भी ज्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, हाल ही में 10 से 12 दिन हुए हैं उस चीज को, और उस वक्त भी ये चर्चा में आए थे। लेकिन अब जब ईडी की रेड पड़ी है, ईडी ने जो उनके घर है, उनके ऑफिस है और जो उनके व्यवसायिक ठिकाने हैं वहां पर जब ईडी ने रेड मारी तो उससे अब एक बार फिर से वो चर्चा में
आ चुके हैं। हालांकि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी इस समय शुरू हो चुका है, लेकिन कहां पर ईडी ने ये छापा मारा है वो भी एक बार आपको बताते हैं। दरअसल ईडी की टीम की अगर हम बात करें तो ईडी ने 8 से 9 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया है और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो अशोक मित्तल का घर, उनका जो मुख्य परिसर है एलपीयू का, वो उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं वहां पर, यानी कि एक साथ उनका घर, ऑफिस और जो व्यवसायिक उनके ठिकाने, जो छोटे छोटे उनके बिजनेस चल रहे हैं, उन सभी पर एक साथ ये छापेमारी की गई। और यहाँ तक कि उनके जो बेटे से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वहां पर भी ये छापेमारी की गई। गुरुग्राम में बेटे से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। ट्रेड कॉलेज ऑफ बिजनेस और साथ ही मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि गुरुग्राम में है, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची। इसके साथ ही लवली ऑटो और लवली स्वीट्स की जो उनकी दुकानें, जो उनका पुराना बिजनेस है, वहां पर भी टीम पहुंचती है और छापेमारी करती हुई नजर आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी कई तरीके के गंभीर आरोप ईडी के ऊपर लगा रही है हर बार की तरह, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो आपको सुनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं भी जांच एजेंसी अपना काम करती है तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को परेशानी क्या होती है। दिक्कत क्या है, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं करते, उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, उनको कानून पे भरोसा नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर आपके व्यक्ति ने गलत नहीं किया या आपने गलत नहीं किया तो जांच एजेंसी वापस चली जाएगी। अगर गलत किया है तो फिर उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रही है। तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि अगर वाकई अशोक मित्तल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर ईडी की रेड से आखिर परेशानी क्यों है, क्यों अरविंद केजरीवाल परेशान हो रहे हैं ईडी की रेड से और तमाम आरोप लगा रहे हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं किया है तो ईडी की टीम वापस चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो फिर कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। मुकेश, फिलहाल आपके पास में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं करीब 10 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और अशोक मित्तल, जिनकी चर्चा अब से 10-12 दिन पहले भी हो रही थी जब राघव चड्ढा की जगह उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया, और अब एक बार फिर से उनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल कृतिका, देखिए उनके जो 10 ठिकाने वहां पर लगातार छापेमारी हो रही है। उनका जो कॉलेज है, जो भी उनके सेक्शन संस्थान है, उनके जो रिलेटिव्स है, उनके घर पे भी ईडी की टीम है और ये ही जांचने की कोशिश कर रही है कि इसमें जो विदेश से आई मुद्रा का मामला भी सामने आया है कि उसका उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, उनके जो कॉलेज कैंपस हैं वहां पर इन पैसों को कैसे इस्तेमाल किया गया, और काफी सारी जो जिसके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर के वहां लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो जैसा आपने कहा, राघव चड्ढा के बाद जब उनको यहाँ पर राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी कह रही है ये फिर से एक पॉलिटिकली राजनीति की जा रही है। लेकिन इनके पहले भी कई सारे जो ऐसे ही सांसद थे या मंत्री थे जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। तो ऐसे में जब निष्पक्ष जांच हो रही है, जैसा वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डर किस बात का, आप खुल करके अपनी चीजें सामने रख दीजिए जो दस्तावेज मांग रहे हैं। लेकिन अब कितनी देर और चलती है, सुबह से लगातार अभी तक रेड चली रही है, ईडी की टीम के घर पर, उनके तमाम उन ठिकानों पर मौजूद है। थोड़ी देर में और कुछ इसमें निकल करके सामने आएगा कि क्या क्या दस्तावेज थे, कहां दिक्कतें थी, क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई है और उनको क्या उसके बाद ईडी अपने दफ्तर दिल्ली लेकर के आती है आगे की पूछताछ के लिए। इस पर अभी थोड़ी देर बाद फैसला लिया जाएगा। मुकेश, इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो पूरी कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से वो है फेमा से जुड़ी, फेमा के जो कथित उल्लंघन है उसके आरोप में ये तलाशी और ये पूरी जांच इस समय चल रही है ईडी की तरफ से। बिल्कुल फेमा के तहत ही चल रही है और उसमें ही जब उनका जो पैसों का वहां पर इन्फ्लुएंस है वो कैसे हुआ, कैसे वहां पर विदेशों से बताया गया जो पैसा आया है, उनकी वो डिटेल मांग रहे हैं कि कहां से ये पैसा आया, कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी क्या आपके पास अथॉरिटीज हैं, क्या कुछ आप लेकर के आ रहे हैं। तो फेमा के तहत ही सारी जांच की जा रही है। अगर आपके पास प्रूफ है, रिकॉर्ड्स हैं, आप कहां से डोनेशन लेते हैं, कौन आपके फंड करता है, आप उसकी पूरी की पूरी डिटेल साझा कर दीजिए। इसके बाद कोई बात ही नहीं है। अगर वो नहीं है, अनियमितता पाई जाती है, तो उसके बाद ईडी का दफ्तर लेकर के आएगा जो दिल्ली में यहाँ पर ऑलरेडी ईडी का मुख्यालय है, वहां पर बातचीत की जाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि अगर यहाँ पर वो हेल्प नहीं करते हैं या कॉपरेट नहीं करते हैं तो शायद उनको ईडी अपने मुख्यालय ला करके आगे की जांच कर सकती है। ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, इसको लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राघव चड्ढा को हटाने के बाद में जब अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई डिप्टी लीडर की, तो आखिर उसके 10 से 12 दिन के अंदर ही इस तरीके की कार्रवाई को लेकर भी तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा ने खुद इस पर एक अपनी जो प्रतिक्रिया दी थी कि वो टूटे नहीं है, हारे नहीं है। ऐसे में क्योंकि वो कह रहे थे कि वो तो आम जनता के मुद्दे उठा रहे थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी आम आदमी पार्टी को। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि जिसके तहत उनको जो कह करके हटाया था, संजय ने उस बयान में बताया था, लेकिन वो सारी चीजें वहां मिली नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो भी चीजें हो रही हैं, अब मित्तल साहब जब आए तो मित्तल साहब की क्या भूमिका उसमें रहती है वो देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी है या कुछ भी इसमें लैपटॉप से लूप होते हैं तो के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। और हमेशा ईडी ने उसी हिसाब से कार्रवाई करी है। पहले भी कई जो आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं उनको उन्होंने मुख्यालय में ला करके पूछताछ की है, क्योंकि जनरली चीजें जब उनके घर में होती हैं तो उतना कॉपरेट नहीं होता है। जब सामने उनको वहां पर लेकर के जाते हैं तो चीजें और निकल करके आती हैं। ऐसे में इसको भले ही आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली एजेंडा बना रही है, मान रही है, लेकिन ईडी अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई कर रही है। उनके पास इसको लेकर के पुख्ता सबूत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मुकेश। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए तो सीधे तौर पर हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी इसमें जारी, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हाँ, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो तनाव जो लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ शांति की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है और हाल ही में पाकिस्तान में बातचीत भी हुई थी और दोनों देशों के बीच पर वो बैठक बेनतीजा रही और अब एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि 22 अप्रैल को सीजफायर की डेडलाइन भी खत्म हो रही है और ऐसे में हर दिन हर बातचीत बेहद अहम हो गई है। तो वहीं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अगर बात करें तो वहां अमेरिका ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, दर्जनों युद्धपोत हैं और फाइटर जेट्स की तैनाती है और साफ चेतावनी भी है, नाकेबंदी क्षेत्र में अगर घुसते हैं तो कार्रवाई तय है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर सीजफायर खत्म होते ही फिर से वही हालात बन जाएंगे। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या बनेगी बात। तो जी हां, आपको बता दें कि यूएस और ईरान में एक बार फिर से बातचीत होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के अहम अपडेट दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका यानी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। असफल पहली वार्ता जो रही है वो असफल रही है और अब वो एक बार फिर से एक टेबल पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही 22 अप्रैल को सीजफायर जो है वो खत्म होने जा रहा है। शांति प्रयास से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, जो लगातार जिनमें चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा था, उनमें गिरावट जरूर आई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब जो बातचीत होगी वो सफल रहेगी, वो वार्ता सफल होगी, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान में वार्ता हुई थी वो बेनतीजा रही थी, कोई सफल नहीं हुई। और अब ऐसे में दोबारा ये वार्ता या यूं कहें कि एक टेबल पर ईरान और अमेरिका आने वाले हैं, इस पर हर किसी की नजर है। लेकिन इसके साथ ही युद्ध के बीच सुलह की कोशिशें भी तमाम की जा रही है, क्योंकि वाशिंगटन में बड़ी बैठक हुई है और ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई 1993 के बाद में बातचीत का ये पहला मौका है जब इजराइल और लेबनान की ये बैठक हुई, युद्ध विराम को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक। और ये बैठक करीब 2 घंटे चली है, ये बातचीत करीब 2 घंटे चली और इस बैठक का जो हिजबुल्लाह है उसने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लेबनान में अभी भी इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। तो जहां एक तरफ इजराइल और लेबनान की भी बैठक हुई है, हालांकि ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर यूएस ने नाकाबंदी पूरी तरह से कर दी है, अपनी पूरी सेना इस समय वहां पर तैनात कर दी है। नाकेबंदी के लिए यूएस ने अपनी पूरी ताकत इस समय हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर झोंक दी है, क्योंकि वहां पर करीब 10,000 से ज्यादा जो अमेरिकी सैनिक हैं वो इस समय तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही दर्जनों युद्धपोत और साथ ही कई सारे विमान भी इस समय हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर मौजूद हैं, जिसमें 6 व्यापारिक जहाजों को वापस भी भेज दिया गया है, ये भी जानकारी मिली है। और साथ ही अमेरिकी सेना ने सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जो नाकाबंदी का क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में कोई भी जहाज प्रवेश करता है तो उस पर कार्रवाई होना तय है। तो वहीं इस पूरे कदम को चीन ने खतरनाक बता दिया है और वहीं नाटो ने इस नाकेबंदी से अपनी दूरी बना ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि बातचीत की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बातचीत जो पहले दौर की हुई वो तो पूरी तरह से विफल रही, कोई उसका नतीजा खासतौर पर नहीं निकला। लेकिन अब एक बार फिर से बातचीत के होने के संकेत मिल रहे हैं और अमेरिका ने कहा है कि वो इस बातचीत के लिए तैयार है। अखिलेश।
देखिए, निश्चित तौर पे बातचीत की पृष्ठभूमि फिर से बन रही है, क्योंकि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो लगातार जो इस पूरे इलाके में जो जिसे कहते हैं पश्चिम एशिया के इलाके में जो देश है, उन देशों के लगातार वो संपर्क में है। आज भी उन्होंने कई देशों के लोगों से बात की है। तो ये कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से ये इच्छा जताई जा रही है कि पश्चिम एशिया के जो देश हैं, हालांकि उन पर भी जिन पर कि ईरान ने हमला किया था, जैसे सऊदी अरब और कतर, उनके भी विदेश मंत्रियों से उन्होंने बात की है। और इधर जो मध्यस्थ है, उनके मध्यस्थ से भी बात कर रहे हैं, फिर पुराने जो मध्यस्थ थे। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ऑफर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अगर दोबारा बातचीत की स्थिति बनेगी तो बातचीत करने को तैयार है। तो निश्चित तौर पे यह जो बातचीत होने वाली है या होगी, हालांकि इसकी जगह कहाँ होगी ये तय नहीं है, इसका दिन कौन सा होगा ये तय नहीं है। हालांकि कुछ सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि अगले गुरुवार को, इसी गुरुवार को हो सकता है कि उनके बीच में कोई फिर से बातचीत बन जाए या शुरू हो जाए। लेकिन देखिए, जहाँ तक बातचीत है कि अब जो अगली बातचीत होगी वो निश्चित तौर पे पिछली बार जो बातचीत खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका ने अपने पूरे पासे फेंक दिया है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की आपको कोई इजाजत नहीं मिलेगी। उसके अलावा ईरान को ही उसमें तय करना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान दावा कर रहा था, अब अमेरिका ने उसके चारों तरफ जो नाकेबंदी कर दी है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उनके दावे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप जिनको करेंगे रोकेंगे, जिनको जाने देंगे उस पर भी अमेरिका रोक लगा सकता है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि केवल उसी पे रोक लगाया जाएगा ईरान के पोर्ट से आते हैं। तो इसका मतलब कि ईरान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी तरह ठप, तो ईरान की अर्थव्यवस्था पे गंभीर खतरा। तो ऐसी स्थिति में ईरान के सामने मध्यस्थता करने की एक नया दबाव बना हुआ है, जिसे चाहते हैं कि अमेरिका उसको बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बीच में देखा हमने कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मिनट बात की। तो इसमें वो पूरा संकेत दे रहे हैं कि दुनिया में एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, और इसे लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस बात की संभावना है कि दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर का, जो है साइंस से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वैज्ञानिक रिसर्च लैब्स में होती है वो आम लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती? और आखिर क्यों रिसर्च पेपर सुनते ही हमें ये लगने लगता है कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है और हमारे लिए नहीं है? लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली बहुत जल्द, और इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, देश में वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है इस वक्त ANRF, और इसी कड़ी में तैयार हो रहा है एक बेहद खास प्लेटफॉर्म, सरल एआई। और जैसे ही इसका नाम है वैसा ही इसका पूरी तरह से काम भी है, जटिल रिसर्च को एकदम आसान भाषा में समझाना, जिससे अब जो वैज्ञानिक खोज है वो सिर्फ जर्नल्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए 18 भारतीय भाषाओं में हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, आप तक भी पहुंचेगी। जो रिसर्च आज सिर्फ लैब में होती है वो कल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध होगी। और इस पूरी पहल की समीक्षा खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। आखिर क्या है ये पूरी पहल, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं असली भाषा में समझे वैज्ञानिक रिसर्च।
तो जी हाँ, अपनी ही भाषा में आप पूरी वैज्ञानिक रिसर्च कैसे समझते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल ANRF जो है वो इस समय सरल AI को पूरी तरह से विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च कार्य को जिसके जरिए समझना बेहद ही आसान हो जाएगा हम सभी के लिए। और सरल भाषा में सरल AI जो है वो इस पूरी रिपोर्ट को, कोई भी जब रिपोर्ट आएगी तो उसको आपके लिए उपलब्ध कराएगा। सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए लोगों को ये समझाएगा। और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि करीब 18 भारतीय भाषाएं जो हैं उसमें वीडियो बनेंगे और साथ ही पॉडकास्ट होगा, पोस्टर, बिजनेस ब्रीफ और साथ ही प्रेजेंटेशन भी ये AI सरल AI तैयार करेगा, जिसके जरिए देश में वैज्ञानिक ज्ञान का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार होगा। और ANRF ने की प्रगति की समीक्षा भी की है। किस तरीके से समीक्षा की वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक ली है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF की, और रिसर्च इकोसिस्टम के अगले चरण की दिशा निर्धारित हुई है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही मिशन मोड कार्यक्रम और सामाजिक नवाचार पर भी जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए इस दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैज्ञानिक ज्ञान और व्यापक सार्वजनिक पहुंच पर सीधे तौर पर इस समय फोकस है। विज्ञान और समाज से जोड़ने की जो जरूरत है उस पर जोर दिया गया है। रिसर्च परिणाम समझने योग्य प्रारूपों में प्रस्तुत हो, सरल AI का सीधे तौर पर इस पर जोर है। और प्रासंगिकता और प्रभाव स्पष्ट रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसे देख सके, इसे समझ सके, ये होगा सरल AI का काम, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इसके साथ ही जो शोध करना है वो भी आसान होगा, रिसर्च करना भी बेहद आसान हो जाएगा इसके जरिए, क्योंकि ANRF जो है, ANRF ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। प्रशासनिक बोझ जो है इसके जरिए कम होगा और कम करने के लिए कई सारे उपाय भी ANRF की तरफ से पेश किए गए। और लगभग 250 संस्थानों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होगी इसके लिए, जिसमें शोधकर्ताओं की मदद करेंगे ताकि जो काम किया जा रहा है वो काम और तेजी के साथ किया जा सके। और इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के सुचारू निष्पादन की भी सुनिश्चित करेंगे। तो पूरा सरल AI जो है बहुत जल्द हम सभी के सामने होगा। और जब जो भी वैज्ञानिक रिपोर्ट लेके आते हैं उस रिपोर्ट को समझने में बेहद ही आसानी सरल AI के जरिए होगी, क्योंकि ये आप तक, हम तक करीब 18 भाषाओं में ये उस पूरी रिपोर्ट को बेहद ही आसान भाषा में उसको चेंज कर सकता है, उसके पॉडकास्ट बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, जिससे कि जो विज्ञान और जो आम नागरिक उसके बीच की जो एक डिफरेंस है, जो एक दूरी है, वो बहुत जल्द ही खत्म होती हुई भी नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।